बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आइए एक टेबल बनाते हैं। तो इस टेबल में देखो क्या क्या रखा है मैंने। यहां लिखा हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट लिखा एलपी, एलपी फॉर लोन पेयर। एलपी किसके लिए बच्चों? लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फिर लिखा सेप, और लास्ट में लिखा बॉन्ड एंगल। तो जैसे शुरू करें हम लोग एसपी हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0, शेप हो गया लीनियर, और बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। sp2 लोन पेयर 0, शेप हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। इसको शॉर्ट में आगे से हम लोग टीपी लिख देंगे। बॉन्ड एंगल हुआ 120 डिग्री। sp2 वन लोन पेयर, शेप हुआ एंगुलर, बॉन्ड एंगल ब्लैंक छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए। sp3 जीरो लोन पेयर, शेप हुआ टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल लिख दिया 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को बोला था 109.5 डिग्री। क्योंकि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 28 मिनट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 1 डिग्री, तो 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखा sp3 वन लोन पेयर, शेप लिख दिया पिरामिडल, यहां ब्लैंक छोड़ दिया। sp3 टू लोन पेयर्स, शेप लिख दिया एंगुलर, यहां ब्लैंक छोड़ दिया। अब आ जाओ sp3d जीरो लोन पेयर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल लिखा 120 डिग्री एंड 90 डिग्री।
120 डिग्री एंड 90 डिग्री। sp3d 1 लोन पेयर, शेप लिखा सीसॉ, बॉन्ड एंगल ब्लैंक छोड़ दिया। sp3d 2 लोन पेयर, शेप लिख दिया टी शेप, टी शेप, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। sp3d 3 लोन पेयर्स, शेप लिखा लीनियर, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। और आओ, यही 4 कॉलम बना रहेगा इधर भी। तो इधर अब कॉलम में अलग अलग नाम नहीं लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, शेप, बॉन्ड एंगल, मतलब आगे से वही चलता जाएगा। sp3d2 0 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट लिखा sp3d2 1 लोन पेयर, स्क्वायर, sq डॉट स्क्वायर, या पूरा लिख देते हैं square, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, बॉन्ड एंगल। अच्छा, यहां पे जो लीनियर है, यहां पे ब्लैंक नहीं, यहां लिख देना 180 डिग्री। यहां देख लो sp3d 3 लोन पेयर लीनियर 180 डिग्री। फिर आएंगे एक्सप्लेन करेंगे। स्क्वायर पिरामिडल, बॉन्ड एंगल को ब्लैंक छोड़ दो। sp3d2 2 लोन पेयर्स, sq डॉट को स्क्वायर पढ़ोगे, राइट? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल लिख लो 90 डिग्री। sp3d3 0 लोन पेयर, शेप को लिखोगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल लिख लो 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। sp3d3 1 लोन पेयर, शेप में लिख लो डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल ब्लैंक छोड़ दो। तो ये एक टेबल बनाया, इसको पहले मैं एक एक करके फिर से बतलाता हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या होगा 0, तो उसका शेप क्या होगा लीनियर, और जो बॉन्ड एंगल बनेगा सेंट्रल एटम के अबाउट वो होगा 180 डिग्री। वैसे ही अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है,
जीरो लोन पेयर मीन्स नो लोन पेयर। तो शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी शॉर्ट में कह देंगे। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे जब हमने हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था, तो लास्ट पॉइंट था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ऐसे ओरिएंटेड रहेंगे जिससे उनके बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम होगा। क्या बोला मैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ऐसे ओरिएंटेड रहेंगे जिससे उनके बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम होगा। तो अब आओ sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करोगे तो sp कितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने पे sp हाइब्रिडाइजेशन मिला था बच्चों? तो दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। कौन कौन? एक s रहा होगा और एक p। तो s प्लस एनी वन p। एनी वन p बोले तो मतलब बहुत क्लियर है, इधर px और py और pz। तो s के साथ तीन में से किसी एक p को मिक्स करते हैं, तब हमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। और आपने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप मिक्स करते हैं उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात मैं कर रहा था, कैसे मिला था? किसके मिक्सिंग से मिला था? एक s और एक p के मिक्सिंग से। तो आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया था। तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना उसकी संख्या कितनी होगी? दो होगी, क्योंकि उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स किया हुआ है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या दो हुई, और ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे होंगे? तो 180 डिग्री। तो आई बात समझ में? वहां पे सीखे थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे ओरिएंटेड होते जिससे उनके बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे होगा? 180 डिग्री के एंगल पे। और उस क्रम में जो ज्योमेट्री या शेप मिलेगा वो शेप कैसा होगा? लीनियर। शेप विल बी लीनियर। तो फिलहाल तो इस टेबल को पूरी तरह से याद करना है, पहले बोल के फिर लिख के, क्योंकि ये याद रखना ही होगा हमेशा। तो ये पूरी तरह से याद करना है। बाकी जैसे जैसे आगे चलेंगे और इसके बारे में क्लैरिटी अपनी बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही sp2 की जब बात हो रही थी तो मैं ये बोला कि sp2 एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने से मिला था। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए हमने तीन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया था, जिसमें एक s था और दो p था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उसकी संख्या कितनी होगी? 3। और ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री के एंगल पे ओरिएंटेड होंगे? 120 डिग्री। तो ऑल थ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will be at 120 degree from each other, right? और इस क्रम में जो शेप मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? ट्रायंगल के जैसा। अब आओ sp2 वन लोन पेयर। तो एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पे आ गया। तो जैसे ही सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आएगा, पहली बात कि जो बॉन्ड एंगल होगी अपने नॉर्मल वैल्यू से डेविएट करेगी। आराम से सुनो, बॉन्ड एंगल अपने नॉर्मल वैल्यू से डेविएट करेगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई लोन पेयर नहीं था तो बॉन्ड एंगल कितने के बराबर था? 120 डिग्री के बराबर। लोन पेयर जैसे ही आया तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से, नॉर्मल वैल्यू sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितनी थी? 120 डिग्री। लोन पेयर के आने से जो बॉन्ड एंगल हुआ वो अपने नॉर्मल वैल्यू से
डेविएट करेगा, चेंज करेगा। कितना चेंज करेगा ये केस टू केस डिफर करेगा, लेकिन नॉर्मल वैल्यू से चेंज कर जाएगा। जनरली घटता है, जनरली थोड़ा सा घटता है, और केस टू केस कहीं पे कुछ कम घटेगा, कहीं पे उससे कुछ ज्यादा घटेगा। तो इसीलिए जहां जहां लोन पेयर आया है जनरली वहां बॉन्ड एंगल वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है। देखो यहाँ sp2 में एक लोन पेयर लिखा सेंट्रल एटम पे, तो बॉन्ड एंगल वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहाँ पे शेप बदल गया, एंगुलर लिखा। वैसे तो याद ही करना है, लेकिन जब इतना बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कुछ और बातें करते हैं, वो सब आगे फिर आता चला जाएगा। देखो, एक बात होती है स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर बोल लो या ज्योमेट्री बोल लो। दूसरी बात होती है शेप। तो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो होता, स्ट्रक्चर वो डिपेंड करेगा अटैच्ड एटम्स प्लस लोन पेयर की संख्या पे, या यूं कह लो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या पे। एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर हमेशा एक ही होगा। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। कहने का मतलब ये कि तीन sp2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, और इस क्रम में जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो ज्योमेट्री मिलेगा, वो मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर। राइट? अब आओ, स्ट्रक्चर की बात हुई कि स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। एक हाइब्रिडाइजेशन का एक ही स्ट्रक्चर होगा। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो तीन sp2 ऑर्बिटल्स ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में रहेंगे। अब जैसे ही लोन पेयर आएगा सेंट्रल एटम पे, तो जो लोन पेयर आएगा वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही एकोमोडेट होगा। वो लोन पेयर कहां जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो लोन पेयर के आने से स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल, जब भी आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन ही है, तो स्ट्रक्चर उसका ट्राइगोनल प्लेनर ही है। अब लोन पेयर के आने से शेप बदल जाएगा। लोन पेयर जैसे ही आएगा क्या बदल जाएगा? शेप बदल जाएगा, शेप। और शेप sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आने पे शेप क्या हो गया बच्चों? एंगुलर, या उसी को भी शेप भी कहते हैं, भी शेप। तो एंगुलर बोलेंगे तो आप भी शेप भी समझेंगे, क्योंकि भी आप लिखते हो तो यह भी तो एंगल जैसा ही होता है, दिस इज भी। या इसको बेंट भी बोलते हैं, एंगुलर, भी शेप या बेंट, तीनों में से कोई चीज बोल सकते हो। अब एक बात सुनो, अगर लोन पेयर 0 है तो स्ट्रक्चर प्लस शेप दोनों सेम होगा। एक हाइब्रिडाइजेशन का एक ही स्ट्रक्चर, और अगर लोन पेयर 0 है तो स्ट्रक्चर प्लस शेप दोनों क्या होगा? सेम होगा। जैसे ही लोन पेयर आएगा स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, क्या बदल जाएगा? शेप बदल जाएगा। तो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर मींस नो लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर भी ट्राइगोनल प्लेनर हुआ और शेप भी कैसा हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल प्लेनर ही हुआ, लेकिन लोन पेयर के आने से क्या बदल गया? शेप। और शेप कैसा हो गया? एंगुलर। तो स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम रहेगा। कब? जब किसी पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 हो। और जैसे जैसे लोन पेयर आता जाएगा, लोन पेयर के आने से स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेगा। बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि एक हाइब्रिडाइजेशन का एक ही स्ट्रक्चर होगा। sp2 है तो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। हाँ, लोन पेयर के आने से क्या बदलता चला जाएगा? शेप बदलता चला जाएगा। तो शेप यहां पे एंगुलर हो गया। अब आओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 0 लोन पेयर, तो sp3 ऑर्बिटल्स 4 हैं,
और 4 sp3 ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे ओरिएंटेड होंगे, राइट। अब उस क्रम में जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री मिलेगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल। चूंकि लोन पेयर 0 है तो जो स्ट्रक्चर है यहां वही शेप भी है। लोन पेयर 0 रहेगा तो स्ट्रक्चर एंड शेप विल बी सेम। जैसे जैसे लोन पेयर आता जाएगा स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। मतलब अब जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन तुम सुनोगे तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही रहेगा। लोन पेयर के आने से बस क्या बदलता जाएगा, शेप, और बॉन्ड एंगल में चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे लोन पेयर चलता आएगा आता जाएगा बॉन्ड एंगल में स्लाइट चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा। तो sp3 1 लोन पेयर, शेप देखो क्या हो गया, पिरामिडल। स्ट्रक्चर अभी भी वही था टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल हो गया और बॉन्ड एंगल वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया। मतलब जो बॉन्ड एंगल होगा इस ओरिजिनल एंगल से 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ी डेविएट करेगी, राइट। अब sp3 2 लोन पेयर, तो शेप लिखा एंगुलर। जब एंगुलर लिखे तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर भी शेप भी एंगुलर है, मतलब भी शेप भी है। एंगुलर, भी शेप या बेंड तीनों एक ही शेप को कहते हैं। क्लियर। तो sp3 2 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, तो शेप एंगुलर और बॉन्ड एंगल चूंकि लोन पेयर आया है तो फिर 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा डेविएट होगा, थोड़ा चेंज होगा। अब आ जाओ sp3 वाला तो हो गया, sp3d में आओ 0 लोन पेयर। तो यहां स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम होगा और स्ट्रक्चर कैसा लिखा गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल क्या दिया गया 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसमें दो तरह का बॉन्ड एंगल है, कुछ एंगल्स 120 डिग्री का होगा और कुछ एंगल्स 90 डिग्री का होगा। अब ये सब और आगे फिर देखेंगे डिटेल में। फिलहाल हमको इनको जानना है और याद करना है, ये ज्यादा जरूरी है, ये हमें बिल्कुल याद रहे। अब sp3d 1 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर वही है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d ऑर्बिटल्स की संख्या 5 हो गई, एक s 3 p और एक d, तो 1 + 3 + 1 5। तो ये पांचों ऑर्बिटल्स के लिए जो स्ट्रक्चर होगा 5 sp3 ऑर्बिटल्स के लिए वो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जैसे जैसे लोन पेयर आता जाएगा स्ट्रक्चर तो वही रह जाएगा, क्या चेंज होता जाएगा, शेप। तो एक लोन पेयर आया तो शेप हो गया शीशा, शीशा। अभी याद रखना है, फिर बाद में और आगे देखेंगे। शीशा। बॉन्ड एंगल को फिर ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब इन नॉर्मल वैल्यू से कुछ चेंज करेगा। अब sp3d 2 लोन पेयर अगर आ जाए तो शेप लिखा टी शेप, टी, टी देखे हो तो टी शेप, टी के जैसा शेप। बॉन्ड एंगल को फिर थोड़ा ब्लैंक छोड़ दिया। अब sp3d 3 लोन पेयर, शेप लिख दिया लीनियर। और जब लीनियर है तो लीनियर में तो एंगल फिक्स है कि 180 डिग्री, एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री। तो यहां जबकि लोन पेयर आया था लेकिन चूंकि शेप लीनियर है तो एंगल फिक्स रहेगा 180 डिग्री। अब आओ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d का 4 केस हुआ, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। sp3 का 3 केस हुआ, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। sp2 का 2 केस हुआ, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। sp का बस एक ही केस हुआ। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो यहां जब 0 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर और शेप दोनों एक ही होगा और वो क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल। और जो 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स होंगे, 6 इसलिए बोले क्योंकि s1 है, p3 है, d2 है, तो 1 + 3 + 2 5, 1 + 3 4 + 2 6। तो 6 sp3d ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे ओरिएंटेड होंगे, तो वही बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है 90 डिग्री। अब sp3d2 1 लोन पेयर आया तो स्ट्रक्चर तो वही रह जाएगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर के आने से शेप बदल गया स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप इज स्क्वायर पिरामिडल और बॉन्ड एंगल वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए, मतलब इससे थोड़ा
डेविएट करेगा, चेंज करेगा। अब आओ sp3d2 टू लोन पेयर्स। तो जब टू लोन पेयर्स है तो शेप को लिख दिया स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, तो यहां पे लिख दिया एंगल भी यहां 90 डिग्री। sp3d3 वाले केस में आओ, sp3d2 समाप्त, जीरो लोन पेयर, वन लोन पेयर, टू लोन पेयर, 3 केस हुआ। sp3d2 में 2 केस हुआ, sp3d3 में 2 केस हुआ, एक जीरो लोन पेयर। जब जीरो लोन पेयर रहेगा तो स्ट्रक्चर प्लस शेप दोनों सेम होगा, और वो लिखा गया है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल दो तरह का होगा, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। जब sp3d3 वन लोन पेयर होगा तो शेप को लिखा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और एंगल अपने नॉर्मल वैल्यू से चेंज करेगा, राइट। तो अब आप ये टेबल लिख के, पढ़ के, कई बार लिख के, लेकिन आपको फायदा तभी होगा जब ये टेबल आपको 100% अभी से याद होगा, और हमेशा मतलब 11, 12 और जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं तब तक ये टेबल आपको अब हमेशा याद होना चाहिए, राइट। अब आइए फिर एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और मेथड बता रहे हैं। टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ central atom in case of molecules slash ions, मतलब मॉलिक्यूल हो या आयन हो। In case of molecules or ions having only one central atom, चलिए इसको समझते हैं। क्या लिखा, कहा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना सेंट्रल एटम का। तो एक मेथड तो आप पहले सीख चुके हैं, लेविस स्ट्रक्चर लिख लीजिए और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। तो एक मेथड तो आपको पहले से पता है, वो सबके लिए लागू होगा, सभी के लिए। अब ये थोड़ा सेलेक्टिव हो गया, इसमें कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस का हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक ही सेंट्रल एटम हो, राइट। सेंट्रल एटम कितने हो, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम रहने पे आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो अब इसमें कुछ रूल्स बतला देते हैं। जैसे लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको शॉर्ट में टीवी कह लेना, टीवी इंक्लूडिंग चार्ज। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज। सेकंड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ octet. Octet equals to TB divided by 8। ब्रैकेट में लिख देंगे only integer, integer। थर्ड, फाइंड आउट the number of lone pairs, LPS, lone pairs, right, present on
present on central atom, और नीचे लिखो lone pair on central atom, central atom equals to remainder divided by 2. फोर्थ लिखो asterisk number Sn, asterisk number equals to octet plus lone pair on central atom, lone pair on central atom. अब नोट करके लिख लो, नोट, in case of hydrogen, in case of hydrogen, comma, its valence electron will be taken, its valence electron will be taken equals to 7. तो ये इसके रूल्स को लिख दिया, और अब आइए इन रूल्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट कहा कि जो भी मॉलिक्यूल या आयन है उसमें आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, जिसको टीबी बोलेंगे, इंक्लूडिंग चार्ज। तो इंक्लूडिंग चार्ज का मतलब समझा देते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझते ही हैं, इंक्लूडिंग चार्ज का मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज आया है, और चार्ज सिर्फ आयंस के केस में आएगा, कोई मॉलिक्यूल है तो वहां तो चार्ज है ही नहीं, हाँ अगर आयन है तो वहां चार्ज है। तो जैसा भी चार्ज है, हम लोग दोनों केस की चर्चा कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है मींस कैटायन है, तो जितना टीबीई निकाले थे आप, उसमें से पॉजिटिव चार्ज को घटा दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो आप कैटायंस के लिए समझ गए कि जो आपकी टीबीई आई उसमें से पॉजिटिव चार्ज को घटा दीजिए। नेक्स्ट आइए सेकेंड पॉइंट, नहीं इसी में और सुनिए, अगर एनायन है तो नेगेटिव चार्ज है, तो जितना टीबी आपने निकाला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना निकाला, उसमें नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दीजिए, राइट। तो कैटायन के केस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको टीबी से घटा देना है, एनायन के केस में जितना टीबी है उसमें नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देना है। यही आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज हुआ। अगर मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0 है, बस जो टीबी आया उतना ही, कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। आयन के केस में कैटायन रहने पे पॉजिटिव चार्ज को घटा देना है टीबी से, एनायन रहने पे नेगेटिव चार्ज को टीबीई में ऐड कर देना है, राइट। अब दूसरा है ये, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्टेट। आपको ऑक्टेट निकाल लेना है, ऑक्टेट की संख्या। तो नंबर ऑफ ऑक्टेट इक्वल्स टू टीबी डिवाइडेड बाई 8। जो आपका टीबी इंक्लूडिंग चार्ज आया था उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, और 8 से डिवाइड करने पे जितना इंटीजर आया वही आपका नंबर ऑफ ऑक्टेट आ गया। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, सपोज किसी की टीबी
इंक्लूडिंग चार्ज, मान लो 16 आई, टीबी कितनी आई 16, 8 से डिवाइड किया तो कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ गया 0, 8 दूनी 16, तो 2 बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऑक्टेट की संख्या 2 हो गई। अब मान लो 18 आया, 8 से डिवाइड किया, टीबी इंक्लूडिंग चार्ज कितना आ गया 18, 8 से डिवाइड किया तो कितना टाइम्स लग रहा है इसमें, 8 दूनी 16, 8 तिया को तो 24 हो गया, 18 से ज्यादा हो गया, तो 3 बार तो भाग लगेगा नहीं, कितना बार, 2 बार, तो ऑक्टेट 2 आया। हाँ, यहां पे जो रिमाइंडर आया, यहां रिमाइंडर हो गया था रिमाइंडर 0 इक्वल्स टू 0, और यहां रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, रिमाइंडर हो गया 2, तो 18/8 भी करने पे ऑक्टेट 2 ही आया, रिमाइंडर 2 आ गया। अब देखो, मान लो हमारे पास 20 रहता, 20 टीबी इंक्लूडिंग चार्ज, तो 20/8 करता तो 8 दूनी 16 होता, तो ऑक्टेट तो 2 ही आ गया। हाँ, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 4। अगर तुम्हारे पास 22/8 होता तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 टाइम्स तो भाग लगेगा नहीं, 2 ही बार लगेगा, तो 2 लिख दिए। ऑक्टेट यहां भी 22/8 भी है तो भी ऑक्टेट कितना हुआ 2, राइट, ये अब समझ गया ना। और रिमाइंडर कितना हो गया, तो रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर इक्वल्स टू 8 दूनी 16, 6 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर इक्वल टू 6। यहां पे मान लो हम 24 लिख देते, तो 8 तिया 24, ऑक्टेट 3 आया, और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर बराबर 0। तो आप समझ गया कि सिर्फ इंटीजर जितना बार पूरा भाग लगे वही इंटीजर को खाली लिख देना है, और वही आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑक्टेट। तो टीबी इंक्लूडिंग चार्ज जो आया है उसमें 8 से भाग दे दोगे, जितना पूरा बार भाग लगे उसी को हम लोग ऑक्टेट कह देंगे, वही नंबर ऑफ ऑक्टेट हुआ। ये सेट हो गया आपको। अब आओ, थर्ड पॉइंट में लिखा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। तो देखो, एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई कि सेंट्रल एटम पे बिना लेविस स्ट्रक्चर लिखे भी लोन पेयर निकालने का तरीका बतला दिया गया, कि जो रिमाइंडर बचा, अभी अभी रिमाइंडर दिखा रहे थे आपको, कि जो रिमाइंडर बचा उसमें 2 से भाग दे दोगे तो सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर की संख्या निकल आएगी। जैसे अगर तुम्हारे पास 16 था टीबी इंक्लूडिंग चार्ज, तो रिमाइंडर 0 था, 0/2 करोगे तो लोन पेयर 0 आया, मतलब उस केस में सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हुआ। अब आओ, अगर 18 था तेरा टीबी इंक्लूडिंग चार्ज, तो तुम देख सकते हो कि रिमाइंडर 2 आया था, और 2 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो लोन पेयर क्या आ गया 1। जो रिमाइंडर आया उसमें 2 से भाग दे दो, इससे संख्या मिल जाएगी सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर्स का, राइट। तो ये 2 बातें आप समझ गए, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। नंबर ऑफ ऑक्टेट निकालना, जो रिमाइंडर बचा उसमें 2 से भाग दे लेना, उससे क्या मिल गई बच्चों, उससे मिल गया सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर। अब आओ फाइंड आउट, सॉरी नेक्स्ट लिखा फोर्थ पॉइंट, अस्टेरिक नंबर। अस्टेरिक नंबर पहले सीखा था कि नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स विथ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। उसी अस्टेरिक नंबर को यहां लिख दिया, ऑक्टेट प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, राइट। तो यहां हमने वही जिसको तुम नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स कहता था, उसी को यहां पे हमने क्या कह दिया है, नंबर ऑफ ऑक्टेट। तो जितना ऑक्टेट आएगा उतना ही सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम्स होगा। तो ऑक्टेट की जो संख्या है, इनफैक्ट वो सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम्स की ही संख्या है। अस्टेरिक नंबर बराबर वही सीखा था हमने, क्या सीखा था, अस्टेरिक नंबर इक्वल्स टू
नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स प्लस लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। यहां उसी बात को कह रहा ऑक्टेट प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, राइट। यही जो ऑक्टेट है वो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स को ही यहां पे कह दिया जा रहा नंबर ऑफ ऑक्टेट। जितनी ऑक्टेट की संख्या आई प्लस जितना लोन पेयर सेंट्रल एटम पे आया, दोनों को जोड़ देंगे अस्टेरिक नंबर मिल जाएगा। और एक बार जब अस्टेरिक नंबर मिल गया तो हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाएगा, राइट। हाँ, नोट करके एक बात लिखा है कि अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल या आयन में हाइड्रोजन आया है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन इक्वल्स टू 7। तो हाइड्रोजन के केस में सतर्क रहना है कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या ले लेना होगा, 7 मान लेना होगा। तो हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन इक्वल्स टू 7, राइट। तो अब आप इतनी बातें सीख गए और मैं अब कुछ एग्जांपल्स करके आपको दिखा रहा हूं। तो अब आइए, क्वेश्चन लिखा, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। और हाइब्रिडाइजेशन भी बतलाना है और शेप भी बतलाना है। तो जैसे फर्स्ट लिखा हमने CO2, तो अब हम लोग इस नए मेथड का यूज करके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। लेविस स्ट्रक्चर का यूज करके निकालना तो सीख ही चुके हैं। तो आओ टीबी निकालो। CO2 में देखो क्या क्या आया है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 6। ऑक्सीजन 2 बार आया है तो 6 गुने 2 12। कार्बन 1 बार आया है तो 12 प्लस 4, तो टीबी लिख दिया। ये जितना फास्ट कर लो तुम, 4 प्लस 12। अब 12 के लिए चाहो तो यहाँ पे पहली बार है तो लिख देते हैं 2 इंटू 6, 2 टाइम्स आया था और ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थी। अब यहां मेरा मकसद वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखाना नहीं है, वो सीख चुके हैं, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख करके या डायरेक्टली जोड़ करके भी लिख दूंगा। यहां आके आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे सिखा रहा हूं। हाँ, हर बार बोल देता हूं जिससे आप तेजी तेजी से रिकॉल करें या मेरे साथ रिपीट करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, काफी समय हुआ उसको सीखे हुए, वहां से बहुत आगे तक की जर्नी हमने तय कर ली। तो 4 प्लस 12 कितना आ गया बच्चों, 16। अब हम एक एक करके पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे। दूसरा काम क्या था, ऑक्टेट निकालना। तो जो टीबी आया, हाँ इंक्लूडिंग चार्ज, तो ये मॉलिक्यूल है, यहां नेट चार्ज 0 है। यहां कोई चार्ज आपको दिख रहा, कोई चार्ज नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज जस्ट किस में होगा, आयंस में। तो ये आयन तो है नहीं, तो ये 16 आ गया। अब यहां 8 से भाग दे दो, ये टीबी हो गया आपका। तो टीबी बाई 8 मैंने कर दिया, तो यहां क्या आया, 2। ये टीबी बाई 8 2, ये 2 किसकी संख्या है, ऑक्टेट की संख्या। और हम बार बार बोल रहे थे कि ऑक्टेट की जो संख्या है वही अटैच्ड एटम्स की संख्या होगी, राइट। तो तुम देख भी सकते हो कि CO2 में सेंट्रल एटम से 2 एटम अटैच था, तो ऑक्टेट तुम्हारा 2 आया है। वो तो यहां से भी देख के बता सकते थे कि ऑक्टेट 2 आएगा, राइट। अब लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो मैं कॉमा देके लिख देता हूं, बोल दिया। तुमको लिखने का मन होगा तो लिख लेना लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। एक आध बार मैं भी लिख देता हूं, लोन पेयर ऑन CA मतलब सेंट्रल एटम, राइट। CA फॉर सेंट्रल एटम इक्वल्स टू, देखो तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो 0 में 2 से भाग दोगे, क्या हो जाएगा, 0। 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ऑक्टेट की संख्या 2 आई, लोन पेयर की संख्या 0 आई। अब स्टेरिक नंबर बोलो कितना हो गया, 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख दें, हाइब्रिडाइजेशन हो गया SP
और sp हाइब्रिडाइजेशन में याद करो, दिमाग पे जोड़ दो। अगर याद नहीं हो पाता है तो फिर अपने पेज को पलट के देखना। शेप इक्वल टू लीनियर, लीनियर। तो CO2 मॉलिक्यूल का शेप भी मालूम हो गया और हाइब्रिडाइजेशन भी सेंट्रल एटम का मालूम हो गया, राइट। अब आओ, जैसे मैंने यहां पे लिखा SO3, SO3, यहां पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना है। चलो टीबी निकालो। सल्फर एक बार है तो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 गुने 3 18 प्लस सल्फर वाला 6, 18 प्लस 6 24। तो लिख दिया टीबी इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 6। ये 3 ऑक्सीजन था और 6 उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो 6 प्लस 18 इक्वल्स टू 24। अब 24 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड कर दिया तो 3 टाइम्स। अब लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर खाली लिख दिए, लोन पेयर। और ऑब्वियस है किस पे लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या आ गया 0, राइट। तो बिना कुछ किए हमने लेविस स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, तब भी हमको यहां से निकल गया कि SO3 में सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है, राइट। अब 3 प्लस 0 कितना आ गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख दिया, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू sp2। और शेप की बात आई तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नो लोन पेयर, 0 लोन पेयर, तो शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये शेप हो गया। थर्ड लिख दिया NO2 माइनस, NO2 माइनस। अब चलो इसका निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन की 6, तो टीवी लिख लो, टीवी 5 प्लस 2 इंटू 6। अब देखो ये आयन है, निगेटिवली चार्ज आयन है। कितना निगेटिव चार्ज है बच्चों 1, तो 2 इंटू 6 प्लस 1। टीवी हो गया ये प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए 1 ऐड कर दिया। अब ऐड कर लो 5 प्लस 12 17 प्लस 1 18, तो टीवी 18 आया। इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 16 हो गया। 2 रिमाइंडर बचा, 2 से भाग दो, तो लोन पेयर क्या आ गया 1, तो लोन पेयर इक्वल्स टू 1। ऑक्टेट 2 आया, लोन पेयर 1 आया। ऑक्टेट 2 आना ही था, क्योंकि देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन था, 2 ऑक्सीजन अटैच था, तो जितना अटैच्ड एटम है वही ऑक्टेट आएगा। हाँ, बिना लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपको दिख गया कि लोन पेयर नाइट्रोजन पे कितना है NO2 माइनस में 1। आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करना आपको सिखाया गया है, अब मैं नहीं दिखा रहा यहाँ, तो आपको 1 आएगा। अब यहां से हाइब्रिडाइजेशन आपका आ गया, बोलो क्या लिखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू sp2 2 प्लस 1, ऑक्टेट 2, लोन पेयर 1, तो 3 हुआ, तो स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 1 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, तो शेप याद करो एंगुलर। तो ऐसे ऐसे अप्लाई करोगे तो याद होगा, शेप बराबर एंगुलर, एंगुलर शेप हो गया। तो बस ये किसी के लिए भी आप कर सकते हो। सपोज हमने यहां पे ले लिया NH4 प्लस, NH4 प्लस। अब NH4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन और शेप बतलाना है। देखो नाइट्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। अब हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन के लिए नोट करके अभी लिखा था कि हाइड्रोजन रहने पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लेना है 7। कितना टाइम्स आया है 4 टाइम्स, तो 5 प्लस 4 इंटू 7। और देखो एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो क्या कर दोगे -1,
तो 5 प्लस 28 माइनस 1, 28 5 33 से 1 घटाओगे तो 32 चला आया। अब 32 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करोगे 4 आ गया, 8 चौका 32 और पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर क्या हुआ 0, तो रिमाइंडर 0, तो लोन पेयर क्या लिख दोगे 0, मीन्स नो लोन पेयर। और ये 4 आना ही था, क्योंकि यहाँ अटैच्ड एटम तुम देख सकते हो कितना है 4, इसीलिए तो ऑक्टेट 4 आया है। जो ऑक्टेट है वही अटैच्ड एटम है। मैं इतना बार बोल रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। अब स्टेरिक नंबर निकाल लो, 4 प्लस 0 4 हो गया, तो स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया तेरा sp3, तो यहां लिख दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। 0 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, तो सेप लिख दिया, सेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सेप टेट्राहेड्रल हो गया। पांचवी एग्जाम्पल लेते हैं, और यहां लिख दिया ICl2 प्लस। अब आइए टीबी निकाल लीजिए। आयोडीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 7, क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन कितने बार आया है 2 बार, तो 2 टाइम्स 7। एक पॉजिटिव चार्ज आया है, तो पॉजिटिव चार्ज आने पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको टीबी से घटा देना है, तो -1, तो 14 प्लस 7 21 माइनस 1 इक्वल्स टू 20, राइट। अब 20 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 दूनी 16, 2 बार पूरा भाग लगा, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब रिमाइंडर 4 हो गया, 2 से भाग दे दो, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितना आ गया 2, तो ऑक्टेट 2 आया, मतलब अटैच्ड एटम्स 2 था। तो तुम देख सकते हो कि सेंट्रल एटम आयोडीन है और अटैच्ड एटम्स 2 है, ये अब सेट हो गया ना। और लोन पेयर भी सेंट्रल एटम पे निकल गया 2। अब यहां से स्टेरिक नंबर लिख लो, तो स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू, बोलो क्या लिख दें 2 प्लस 2 4, तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख दोगे sp3। अब आओ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और 2 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, तो सेप हो गया एंगुलर, तो सेप यहां पे लिख दो एंगुलर या वी सेप या बेंट। चलो 6 में आओ, हमने लिया NH3, NH3, यहां पे टीबी निकाल लो बच्चों, तो टीबी नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 7 लेना है, 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 7, तो 5 प्लस 21, 7 टाइम्स 3 21, 21 प्लस 5 26, और 26 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 तिया 24, रिमाइंडर 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, 2 से भाग दे दो, तो लोन पेयर कितनी आ गई 1, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल गया आपका sp3 और sp3 आया विथ 1 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो सेप हो गया पिरामिडल, सेप पिरामिडल, सेप पिरामिडल। 7th भी ले लिया, 7th मान लो मैंने लिया SF4, SF4, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन और सेप मुझे बतलाना था। आओ देखें, SF4 है, सल्फर आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो टीवी 6 प्लस 4 टाइम्स 7, क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 4 इंटू 7, तो 6 प्लस 28, और 28 में 6 ऐड करोगे तो 34 हो गया, तो 34 डिवाइडेड बाई 8,
तो 8 चौका 32, तो 4 आया ऑक्टेट। और लोन पेयर कितना आ गया बच्चों? लोन पेयर रिमाइंडर यहां 2 बचा, तो लोन पेयर 1 हो गया। तो ऑक्टेट 4 आया, लोन पेयर 1 हो गया। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो अब अस्टेरिक नंबर 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बोलो? sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया sp3d, sp3d। अब आओ शेप देखना है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पेयर। तो शेप टेबल में देखोगे तो लिखा गया था, याद अगर हुआ है तो अच्छी बात है, शीशा। बोलते बोलते सुनते सुनते भी कुछ याद होना चाहिए। 8 में आ जाओ, हमने ले लिया XeOF4। कहने का मतलब हम कोई भी लिखा रहेगा बता सकते हैं, तो XeOF4 लिया हुआ है। चलो निकालते हैं, टीवी निकालो। तो टीवी जेनॉन है, नोबल गैस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो 8 लिख दिया। ऑक्सीजन आया है 6 लिख दिया। फ्लोरीन कितना आया है? 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 7 लिख दिया। अब जोड़ लो, कोई चार्ज तो था नहीं, जोड़ लो। 8 + 6 14, 14 और 28, 7 टाइम्स 4 28, तो 28 और 14 42 हो गया। तो 42 डिवाइडेड बाई 8। अब 42 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर 2 हो गया। तो लोन पेयर क्या हो गया? लोन पेयर इक्वल्स टू 1, राइट। तो 5 और 1 6 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां से देखो क्या हो गया? अस्टेरिक नंबर 6, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू sp3d2, राइट। अब sp3d2 आ गया, और यहां से देखो sp3d2 है, 1 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है, तो सेप हो गया, सेप इक्वल्स टू स्क्वायर, sq डॉट दे दिया, पिरामिडल। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पेयर, सेप इज स्क्वायर पिरामिडल। वो टेबल जैसे ही याद होगा आपको सेप लिखा जाएगा। तो मैंने इतना एग्जाम्पल लिखा, बहुत सारा और भी लिख सकते, लेकिन सब में प्रोसेस तो वही है। तो आपको प्रोसेस सारे का बता दिया गया, 8-8 एग्जाम्पल यहां भी प्रैक्टिस करा दिया गया। अब कोई भी रहे, आप कॉन्फिडेंटली खुद से निकाल सकते हो। ओके।